बेटा हमने स्टार्ट करना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले बेटा हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले बेटा वाइल सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वाइल सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बेटा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? ये दो तरह की होती है बेटा। दो तरह की जितने टाइप की मर्जी हो सकती है। एक्चुअली हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और जब बात बेटा करता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दैट मीन के मोर देन वन इक्वेशन, ठीक है, एक से ज्यादा इक्वेशंस की तो बात करता है। ठीक है, तो एक से ज्यादा इक्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है, कहता है जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अ न्यू नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग। तो कहता है कि एक नई नोटेशन मुतारिफ करवाई गई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग, के जो लिखने की जो मिकदार है उसको कम करने के लिए। ठीक है, फॉर दिस न्यू नोटेशन द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन। ठीक है, तो फॉर दिस न्यू नोटेशन, तो इस न्यू नोटेशन के लिए बेटा क्या कहता है कि द वर्ड मैट्रिक्स, ये आपको बेटा ये थ्योरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं तो कि याद रखिएगा कि यहाँ से एमसीक्यूज आपका बन सकता है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ तक तहरीर जो बेटा नजर आ रही है, तो यहाँ से आपको 3 से 4 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपने ध्यान से समझ लेनी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले द वर्ड मैट्रिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको पहली बात ये पता चली कि मैट्रिक्स का जो लफ्ज है वो सबसे पहले इंग्लिश मैथमेटिशियन यानी कि अंग्रेज मैथमेटिशियन ने यूज किया था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? जेम्स सिल्वेस्टर। ठीक है, तो ये देखिए पहली बात आपको यहाँ से क्या मिली कि वो जो नई नोटेशन थी उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या रखा गया उस वर्ड का? मैट्रिक्स। और उसको सबसे पहले किसने यूज किया? इंग्लिश मैथमेटिशियन ने। ठीक है, और उसका नाम क्या था? जेम्स सिल्वेस्टर। ठीक है, और उसकी क्या थी लाइफ टाइम, क्या था उसका बेटा? 1814 से 1897 से। ठीक हो गया। उसके बाद आर्थर केले डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इसने क्या किया था? मैट्रिक्स की थ्योरी डेवलप की थी। ठीक है, ये बातें बस आपने नोट करनी है एमसीक्यूज के लिए। एंड यूज देम इन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसको फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको याद होगा कि कल आउटलाइन में हमने एक टॉपिक का नाम ये भी देखा था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो थ्योरी यूज की गई थी मैट्रिक्स पर, वो किसने यूज की थी बेटा? आर्थर केले ने। ठीक है, nowadays ओके अब यहाँ पे आ जाए बेटा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाज यूज्ड बाय चाइनीज एंड जापानीज। तो सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो किसने यूज किया था? चाइनीज एंड जापानीज ने। ये बात भी नोट कर लीजिएगा, चाइनीज एंड जापानीज। बट द जापानीज मैथमेटिशियन सिकिकोवा, कहते हैं कि फिर जापानी मैथमेटिशियन जो सिकिकोवा था एंड जर्मन मैथमेटिशियन गोटरीफाइड विलम लिबनेज आर क्रेडिटेड फॉर इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये कहता है कि जो आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना डिटर्मिनेंट का, वो किसने यूज किया था? जापानियों ने और चाइनीज और जापानियों ने। लेकिन जापानी मैथमेटिशियन जो था सिकिकोवा और जर्मन मैथमेटिशियन जो था लिबनेज, इसका हम नाम यूज करते हैं सिर्फ लिबनेज। ठीक है, तो लिबनेज आर क्रेडिटेड फॉर इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्चुअली आप यूं कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट था ना वो चाइनियों और जापानियों ने दिया था, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक जर्मन मैथमेटिशियन सिकिकोवा और जर्मन मैथमेटिशियन विलम लिबनिज, इन्होंने क्या किया? उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके डिटर्मिनेंट इन्वेंट कर लिया था, उसका डिटर्मिनेंट इजाद कर लिया था। ठीक है, उसके बाद जी क्रैमर
तो बेटा क्रैमर के नाम से भी आप फेमिलियर हो, आप पढ़ चुके हैं क्रैमर रूल वगैरह, ठीक है। 9th में भी आप पढ़ चुके हो, इंटर में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये वही क्रैमर है। क्रैमर अप्लाइड द डिटर्मिनेंट सक्सेसफुली फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कहता है कि क्रैमर ने क्या किया, अप्लाइड डिटर्मिनेंट, उसने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। पहलों ने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और क्रैमर ने डिटर्मिनेंट को अप्लाई करके सक्सेसफुली फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उस डिटर्मिनेंट्स का यूज किया था। ओके, तो ये थोड़ी सी इसकी बेटा हिस्ट्री थी। अब हम चलते हैं एक्चुअल मैट्रिक्स की तरफ, उसकी डेफिनेशन की तरफ। तो बेटा ये देखिए एंड वाली लाइन, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हो, नंबर्स कह सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से कह सकते हो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, या अरेंज्ड इन ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। आप सिंपल लिख सकते हो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स इज रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। आप एंड में ये भी लिख सकते हो इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। सच है, आगे बेटा ये दो एग्जांपल आपके सामने डिटर्मिनेंट की। अब यहाँ पे जो चीज है बेटा, यहाँ पे नोट कीजिए, इसको हम ब्रैकेटेड अरे ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेटेड, ठीक है। रेक्टेंगुलर कह लें, ब्रैकेटेड अरे ऑफ एलिमेंट्स कह लें, तब भी बेटा एक ही बात है, ठीक है। नंबर्स की बजाय बेटा आप लफ्ज यूज कर देंगे एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखें ये जो आपके सामने शेप बनती है, अगर आप गौर करें तो ये ब्रैकेट, ये एक रेक्टेंगल की शेप बनती है, ठीक है। और उसके अंदर बेटा एलिमेंट्स अरेंज है, ठीक है, जिसमें, और एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज है बेटा, एक वर्टिकल लाइन में अरेंज है, ठीक है। एलिमेंट जो है वर्टिकल लाइन में अरेंज है, या सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन अरेंजमेंट है, या वर्टिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब ये जो आपके सामने है दो एग्जांपल, तो इसमें देखें वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कहते हैं रो, ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं रो। और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं रो, और वर्टिकल अरेंजमेंट जो है उसको हम क्या कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये भी बात आपने याद रखनी। अच्छा ये याद रखिएगा कि बेटा हॉरिजॉन्टल रो है ये, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है बेटा। इस ये देखिए आपको पता है ना कि सिस्टम आपके पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको कुछ यूँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेटा पता है कि ये क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है वाई एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो वाई एक्सिस है ये क्या है वर्टिकल लाइन, ठीक है। जिस तरह आप इसके, आप ये समझ लें कि ये एक पोल है, ठीक है, जो खड़ी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन, ओके। तो इसके अलावा ये बेटा जो आपके पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ना, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और एंट्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अल्फाबेटिकली बात करें ना, तो मैट्रिक्स का हम ना आम तौर पर, जरूरी नहीं, शर्त नहीं, ये कंडीशन नहीं है ये, ठीक है। आम तौर पर ना हम किसी मैट्रिक्स का नाम जब रखते हैं ना तो हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। सपोज बेटा मैं इसका नाम ए रख लेता हूँ, या आपने भी पढ़ा होगा कि ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखा होता है, बी इज इक्वल टू लिखा होता है, ठीक है। तो ये अगर मैंने इस मैट्रिक्स का नाम रखा तो मैं आमतौर पर एक कैपिटल लेटर यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन अंदर अगर कुछ मैंने एलिमेंट्स लिखने हैं तो उसके लिए मैं स्मॉल लेटर यूज करूंगा, ठीक है, ए बी सी डी स्मॉल लेटर। जब मैट्रिक्स का नाम रखना है तो कैपिटल लेटर, ठीक है। जब उसके अंदर एलिमेंट्स मैंने लिखने हैं तो उसके लिए क्या करूंगा बेटा, फिर स्मॉल लेटर यूज करूंगा, ओके। तो इसके बाद देखें मैट्रिक्स की बात जो हमने बातें की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स और कॉल्ड रोज,
हॉरिजॉन्टल रोज को बेटा हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज कहते हैं, ठीक है। एंड वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर आर कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल लाइन को भी क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। द नंबर यूज्ड इन द रो और कॉलम आर सेड टू बी एंट्रीज और एलिमेंट। तो कहता है कि जो नंबर यूज किए गए अंदर उनको हम बेटा क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं या फिर एलिमेंट्स कहते हैं ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो द मैट्रिक्स इन वन हैज टू रोज एंड थ्री कॉलम। तो बेटा यहाँ पे गौर कर सकते हैं, देखिए इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन है और तीन वर्टिकल लाइन है, एक दो और तीन। तो बेटा हम इसको फिर कह सकते हैं इस मैट्रिक्स को दो रोज है इसमें और तीन कॉलम है। जबकि इस मैट्रिक्स में, दूसरे मैट्रिक्स में बेटा देखिए तो एक दो तीन चार, चार रोज है और तीन कॉलम है, ठीक है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट है बेटा कि जनरली हम मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते हैं। जनरली हमने किसी मैट्रिक्स को लिखना है तो किस तरह लिखेंगे बेटा, देखिए जरा, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है A11 A12 A13। अक्सर बच्चों को बेटा इसकी होती है कन्फ्यूजन, तो जरा देखिए आपने इसको किस तरह से याद रखना है। तो बेटा देखिए, पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जब हम किसी मैट्रिक्स का नाम रखते हैं तो हम उसका कैपिटल लेटर यूज करते हैं, ठीक है। और जब उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो हम फिर स्मॉल लेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा अब ये जो 1 1 1 2 1 3 वगैरह है ना, ये एक्चुअली लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है उसकी लोकेशन बेसिकली क्या है। बेटा देखिएगा जरा, अब देखें पहले नंबर पे लिखा हुआ है A11, तो सब्सक्रिप्ट में आपको बेटा नजर आ रहा है ये 1 1, ठीक है, 1 1। तो बेटा यहाँ पे जरा नोट कीजिए, दो आपको डिजिट नजर आ रहे हैं, एक 1 है और दूसरा भी 1 है। तो बेटा ये पहला डिजिट है ना, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, पहला डिजिट रो को रिप्रेजेंट करता है, ओके। जबकि दूसरा जो नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा देखिए अब यहाँ पे गौर करें तो A11 है, तो मैंने कहा कि पहला डिजिट रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को, यानी कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर भी 1। अगर आप इसको देखें तो इसकी लोकेशन भी है पहली रो और पहला कॉलम। देखिए ये पहली रो में एलिमेंट है ये, ठीक है, और कॉलम भी पहला है, ठीक है। दैट्स वाई बेटा हम इसको A11 लिखते हैं। तो अगर आपने मैट्रिक्स लिखना हो तो सिंपल आप ये काम कर सकते हो, आप जस्ट बेटा लिखें ए सारे ए लिख लें और फिर उन एज की लोकेशन आप मेंशन कर दें कि ये वाला ए फलां लोकेशन पे है, ये वाला ए फलां लोकेशन पे है। तो आप बेटा उनकी जब लोकेशन बता देंगे तो आप मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे बेटा देखिए ये पहली रो और दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद ये पहली रो है और कॉलम तीसरा है, ठीक है। तो इसको हम फिर A13 लिखते हैं। तो बेटा जनरली जो मैट्रिक्स का हम ऑर्डर, चले ऑर्डर की भी हम बात नहीं करते, जनरली हमने ये जो मैट्रिक्स लिखा है इसकी कितनी रोज है बेटा, 1 2, आगे ये डॉट डॉट आपको नजर आ रहा है एंड सो ऑन। एंड पे जो आप फोकस करें तो एंड पे क्या लिखा हुआ है MN, यानी कि रो M है और कॉलम N है, यानी कि अभी जनरलाइज आपने कर दिया, आपको नहीं पता ये कितने नंबर रो है और कितने नंबर कॉलम है, ठीक है, कितने नंबर रो है और कितने नंबर कॉलम है। तो बेटा अब यहाँ पे देखिए जब आपने जनरलाइज करना होता है तो पहले नंबर पे देखिए जरा, पहली रो में पहला डिजिट 1 1 है हर एलिमेंट के साथ, ठीक है, पहला डिजिट क्या है 1, यानी कि पहली रो। तो देखिए 1 1 2 1 3 और एंड पे देखिए लिखा हुआ है बेटा 1N, यानी कि रो तो ये पहली ही है। और अब यहाँ पे बेटा आ गया कॉलम, nth कॉलम। अब कॉलम का नहीं पता कि ये कॉलम कौन सा है, ये बेटा 5वां हो सकता है, छठा, 10वां, 20वां, 100वां, वट एवर, हमें उससे फिलहाल गर्ज नहीं है। तो ये n क्या है, जनरली आप कह सकते हो कि ये फलां कॉलम है, nth कॉलम, ओके। सिमिलरली अगर आप सेकंड नंबर पे आए तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो बेटा 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया एंड सो ऑन
अप टू 2n। तो ये देखें जब दूसरी रो की बात है तो पहला डिजिट सबका ही 2 है, सेकंड रो और पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा जनरलाइज आप कर लें तो ये देखें पहली रो है, ये दूसरी रो है, इसके बाद थर्ड रो आएगी, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सो ऑन। उसके बाद हम जनरली कह देंगे कि ये एमथ रो है। अब रो का नंबर क्या आ गया बेटा, एम, ठीक है, एम। और ये देखें साथ में अब काउंटिंग आ गई 1, यानी कि ये कॉलम 1 है, M2, एमथ रो और कॉलम तो ये सेकंड है, और उसके बाद एम रो और कॉलम ये थर्ड कॉलम है। जब आप इसमें इसको डॉट लगा दिए यानी कि सो ऑन, तो ये ए रो कौन सी चल रही है, ये एमथ रो, ठीक है। ये देखें ना सब पहले नंबर पे क्या आ रहा है, एम, और ये जनरलाइज किया जब आपने कॉलम भी तो ये जनरलाइज किया हुआ ना, तो ये कॉलम कौन सा है, nth कॉलम, ठीक है। तो बेटा फिर यहाँ पे साथ में एन भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये एलिमेंट आपके पास क्या होगा, ए एम एन, ओके। तो इस तरह से बेटा आप किसी मैट्रिक्स को जनरलाइज कर सकते हो विदाउट शोइंग एलिमेंट्स। आपने एलिमेंट्स नहीं बताए कि क्या क्या है, ये देखिए यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 3 4 वट एवर, वो कुछ भी है, आपने उन एलिमेंट्स को जनरलाइज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स को जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट बेटा, नोट द मैट्रिक्स A is called a real if all the elements are real। अब जो आपके पास एंट्रीज है किसी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में जो आपको बेटा एंट्रीज नजर आएंगी, दैट में बी रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एंट्रीज जो आपको नजर आएंगी वो रियल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। बेटा कॉम्प्लेक्स से डेफिनेटली आप फेमिलियर है, अयोटा वाली एंट्रीज को हम कॉम्प्लेक्स एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो इनको हम a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इफ ऑल दी, इफ मैट्रिक्स, A matrix A is called real if all its elements are real। तो कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आपके पास रियल हों, ठीक है, तो आप बेटा उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रियल मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, तो बेटा मैंने ये हम कल इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि आप मैट्रिक्स को वेक्टर भी कहते हो, ठीक है, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। तो रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स, क्योंकि नाम इसका क्या है बेटा, रो मैट्रिक्स, तो जिसमें सिर्फ रो, एक रो हो, ठीक है। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, यहाँ पे डेफिनेशन खत्म। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, ठीक है। ये अक्सर डेफिनेशन आ जाती होती है, डिफाइन रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो बड़ी आसान है, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, एंड आगे आप बेटा ऐड कर लें, आप आगे कुछ वर्डिंग ऐड कर ले, वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, हमें कॉलम्स की तादाद से गर्ज ही नहीं है बेटा, ठीक है। रो एक होनी चाहिए, कॉलम बेशक जितने मर्जी हो, ठीक है। ये बात जरा इंपॉर्टेंट है, साथ में नोट कर लीजिएगा, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। जैसे कि बेटा एग्जांपल दी है, तो एग्जांपल हम एक और सेट कर लेते हैं, देखिएगा बेटा जरा। ये मैंने आपके सामने मैट्रिक्स का 1 2 3 4 5 6, ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल डेफिनेशन भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जनरली इसने क्या लिखा, ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री एंड सो ऑन, ए आई एन, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने नीचे एक एग्जांपल लिख दी, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। तो ये देखें एक ही रो है, रो इसमें 1 है और कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स बेटा बन गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें कॉलम से तो गर्ज ही नहीं है, यहाँ पे रोज कितनी है, एक, ओनली वन रो, ठीक हो गया। सिर्फ एक रो है तो हमारे लिए इतना ही काफी है कि एक रो हो तो हम उसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, ठीक हो गया। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। तो बेटा अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम
एंड यहाँ पे भी बेटा लिख रहे एंड एनी नंबर ऑफ रोज। अब इसमें रोज जितनी मर्जी हो हमें उससे कोई गर्द नहीं है, ठीक हो गया। और मैट्रिक्स विच हैज ओनली मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एंड एनी नंबर ऑफ रोज, रोज जितनी मर्जी हो जाए हमें उससे कोई गर्द नहीं है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी बेटा आप ये देखें, यहाँ पे आप देख लो, ये चले ये नीचे एग्जांपल लिखी है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको यूँ लिख सकते हो, ये आप इस तरह लिख ले बेटा। चले ये एग्जांपल जनरली आपके सामने लिखी है, आप यहाँ पे लिख ले 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉलम एक ही है, रोज जितनी मर्जी हो जाए हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। तो रोज और कॉलम मैट्रिक्स तक हमारी डेफिनेशन हो चुकी। दो तो डेफिनेशन पड़ी, बाकी हमने थ्योरी डिस्कस की। तो अगर किसी के ध्यान में बेटा क्वेश्चन है कोई, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछिए ज़रा।